फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे फूड साइंस के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं फ्रेंड, उनको भी मेरा मोस्ट वेलकम है। और ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, ये इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस पे जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो फूड साइंस का हो और या तो फिर जो भी मैं बायोलॉजी के वीडियोस बना रही हूँ वो हो, सारे कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे और नॉलेजेबल मिलेंगे। और फूड साइंस के बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट फूड टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम्स की या फूड साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं अच्छी अच्छी एमएनसीज़ में, उनके लिए उनको स्टडी करनी है, जाना है, या तो खुद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मेरे इस चैनल से ज़रूर ले सकते हैं। जितना भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया है उसको आप देख लीजिए। ओके, तो देखिए मिल्क में मैं आज लेकर के आई हूँ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में सारी चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशंस दी। तो अब यहाँ पे देखिए मैं फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट लेकर के आ रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल भी दिख रही है, बट ये टेबल एक्चुअली मैं लास्ट जो मेरा लेक्चर है फूड साइंस का उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसको आज मैं नहीं लूँगी। अब मैं जो न्यू टॉपिक है मेरा फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट का, उसको ही स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, अब फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मिल्क को फर्मेंट करके इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। तो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट की कैटेगरी में सबसे पहले तो बटर है। ओके, तो यहाँ पे बटर देख लेते हैं हम। तो बटर में हम लोग देख रहे हैं कि जो बटर होता है वो होता क्या है एक्चुअली में। देखिए जो बटर है वो मिक्सचर है मिल्क फैट का, बटर मिल्क का एंड वाटर का। ओके, बटर जो है वो मिल्क फैट, बटर मिल्क, जिसे छाछ भी कह सकते हैं, एंड जो आपका वाटर है वो, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ओके, एंड जो फैट कंटेंट होता है वो बटर का, वो जनरली अबाउट 80% तक होता है। यानी कि बटर में 80% तक फैट कंटेंट होता है। अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग अपने घर में मिल्क लेते हैं, मिल्क के बाद उसको मिल्क की ऊपर की जो क्रीम होती है, ओके, इसको ठंडा करके निकाल करके एक जगह हम लोग एक अलग वेसल में कलेक्ट करते रहते हैं। ओके, फिर उस क्रीम को हम लोग फिर चर्निंग करते हैं। चर्निंग करने के बाद जो ऊपर की तरफ जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्रीम के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, ऊपर के सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जो नीचे लिक्विड पोर्शन बचता है वो बटर मिल्क होता है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, जिसको हम लोग क्रीम बोलते हैं जनरल, ठीक है, वो एज बटर यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉन फैट कंपोनेंट है बटर का, उसमें मॉइस्चर है, मिल्क सॉलिड्स हैं। ओके, ये नॉन फैट होते हैं। और सॉल्ट अगर ऐड कर दिया जाए तो, ओके, तो सॉल्ट है। नाउ मोस्ट ऑफ द जो बटर प्रोड्यूस होता है कंट्री में, वो घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इसको ही जो भी अभी मैंने बताया, जो क्रीम पार्ट ऊपर हम लोग जो चर्निंग के बाद कलेक्ट करते हैं, उसको ही जब हीट अप करते हैं तो वो घी में प्रोड्यूस हो जाता है। उसको पैन में रख करके हीट कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है, तो वो इवापोरेट हो जाता है जितना भी और थोड़ा बहुत रिमेनिंग वाटर रहता है, एंड देन आपको ऑयल के फॉर्म में, आई मीन जो घी है वो मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि जो बटर होता है वो स्वीट एंड सोर क्रीम से बनता है। जो क्रीम है वो पॉस्चराइज की जाती है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 30 मिनट्स, और जिसके बाद वो इमीडिएटली कूल भी कर दी जाती है। देन इसको डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कल्चर किया जाता है, क्योंकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इसका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होगा। ओके, तो जो भी डिज़ायरेबल हमारा जो डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे इसको उसमें ऐड करके फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो जो कल्चर है वो, उसमें बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरस होती है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होती है। तो बटर के फर्मेंटेशन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, इसमें से कोई भी एक यूज़ करके फर्मेंट करते हैं। और जो लैक्टोज प्रोड्यूसिंग जो होता है, लैक्टोज प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है जो कि ये जो है क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में काम आ जाता है। ओके, इन विच
विच इन टर्न कर्डल्स द मिल्क, जो मिल्क को कर्डल कर देता है। नाउ अब जो दूसरा है यहाँ पे है हमारे पास ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोवोरम है, ये प्रिंसिपली सिट्रिक एसिड पे अटैक करता है। ओके, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टोज प्रोड्यूसिंग, वो क्या करेगा, उस पर लैक्टोज पे अटैक करेगा। ओके, जिससे कि बाद वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और जो कि मिल्क को खट्टा करके, जो कि मिल्क को टर्न कर देगा कर्डल करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ल्यूकोनोस्टिक सिट्रोवोरम है प्रिंसिपली ये सिट्रिक एसिड पे अटैक कर रहा है। और ये जो सिट्रिक एसिड है मिल्क का, वो क्या करता है, वोलेटाइल एसिड्स को प्रोड्यूस कर देता है। एंड जो प्रोडक्ट होता है वो डाई एसिटाइल होता है, जो कि एक डिज़ायरेबल फ्लेवर देता है एंड अरोमा देता है बटर को। ओके, तो इन दोनों का फंक्शन समझ में आ गया है। नाउ अब जो क्रीम होती है उसको राइपन किया जाता है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर सेवरल आवर्स फॉर द फर्मेंटेशन। ओके, नाउ जो राइपन क्रीम है या दही है उसको नेक्स्ट चर्निंग की जाती है। तो राइपन क्रीम या दही की चर्निंग की कर दी जाती है। नाउ चर्निंग के बाद ये जो अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डीनेचुरेशन का प्रोसेस है। ओके, चर्निंग के बाद डीनेचुरेशन कर दिया गया। कैसे करेंगे, बाय वॉयलेंट एजिटेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, एजिटेट करना या फिर चर्निंग जो है, तो एजिटेशन तो होगा इसमें, जब आप चर्न करोगे बहुत तेज़ी से तो एजिटेट होंगे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब बाय वॉयलेंट एजिटेशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल सरफेस। नाउ जो मेम्ब्रेन मटेरियल है वो एलिमिनेट कर लिया जाता है इन बटर मिल्क। फैट ग्लोब्यूल्स के जो क्लम्स हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स के क्लम जिनको हम लोग क्रीम कह रहे हैं, ओके, तो ये जो क्लम्स हैं वो टुगेदर एक साथ आ जाते हैं और फिर ये चेंजेस कॉज करते हैं फ्रॉम ऑयल इन वाटर इमल्शन टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब यहाँ पे देखिए फेस चेंज हो गई है, अब ऑयल इन वाटर के बजाय यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्शन हो गया, यानी कि अब ऑयल जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कम है, तो इसीलिए वाटर इन ऑयल इमल्शन हो गया है। नाउ फॉर दिस चेंज, अब ये जो चेंज है यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो ब्लेंडिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो फैट है उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग हो सके। नाउ अब जो चर्निंग जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस के बाद जो आगे की प्रोसीडिंग है वो बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चर्निंग होती है वो क्या करती है, वो क्रीम को ग्रैन्युलर कर देती है और एक डिफरेंट सेपरेट कर देती है ऑफ द बटर मिल्क। बटर मिल्क जो नीचे का पोर्शन रह जाता है वाटरी, वाइट वाटरी, वो जो है बटर मिल्क कहलाता है, और ऊपर जो है आपका जो क्रीम प्रोसेस जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है वेसल पे। नाउ अब यहाँ पे जो कलर है बटर का वो येलोइश वाइट से डीप येलो तक हो सकता है। नाउ येलो कलर इज़ ड्यू टू कैरोटीन। ओके, जो येलो कलर है वो कैरोटीन की वजह से होता है। और जो कैरोटीन कहाँ से आता है, जो कि एनिमल को जो फीड कराते हैं, जो भी उसको चारा या भी जो भी खाने की चीज़ें दी जाती हैं। ओके, तो नाउ कैरोटीन वहाँ से आ रहा है। नाउ समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि जो सिंथेटिक जो परमिटेड कैरोटीन होते हैं वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। नाउ जो पॉस्चराइज्ड टेबल बटर होता है उसको 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करना चाहिए, जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके और इसको डिटीरिएशन से बचा सकें। ओके, अदरवाइज़ अगर हमने इससे वेरिएबल टेम्परेचर पे किया तो वो डिटेरिएट हो सकता है। नाउ BHA जिसे कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA वो एक इफ़ेक्टिव प्रिजर्वेटिव है और ये शेल्फ लाइफ ऑफ बटर को इन्हांस कर देता है 0.02% लेवल, जब हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इससे भी लोअर पे इसको जब हम लोग इसको स्टोर करते हैं। ओके, तो BHA को ऐड किया जाता है जिससे कि वो 0.02% लेवल इसका और इन्हांस हो सके। नाउ जब बटर स्पॉयल होता है तो एज अ रिज़ल्ट कैसे क्या होता है, फिर जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स होती है और जो डिसएग्रेएबल ओडर होती है एंड फ्लेवर होती है, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू प्राइमरली टू द रिलीज ऑफ फ्री ब्यूटारिक एंड कैप्रोइक एसिड्स फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे कैप्रोइक एसिड और फ्री ब्यूटारिक एसिड का रिलीज हो जाता है। ओके, इस वजह से डिसएग्रेएबल ऑर्डर होती है।
ना जो बटर है इसे कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बाय स्प्रेडेबिलिटी। ओके, क्योंकि बटर के स्प्रेड्स जो हम लोग ब्रेड पे यूज़ करते हैं और जो भी चपातीस या रोटियाँ होती हैं उस पर भी लोग स्प्रेड करते हैं ना। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये ग्लिसराइड्स स्ट्रक्चर ऑफ बटर की वजह से होती है, क्योंकि बटर में ग्लिसराइड्स होते हैं टू द प्रेजेंस ऑफ लोअर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ की बात करेंगे। नाउ चीज़ का जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ के बारे में सभी लोग फैमिलियर हैं चीज़ से। तो देखिए जो चीज़ है इसमें यहाँ पे चीज़ इज़ एक मिल्क कर्ड है एंड वो केसिन से बना होता है। ओके, चीज़ इज़ मिल्क कर्ड एंड मेड ऑफ केसिन। नाउ यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ हार्ड यानी 40% वाटर होता है हार्ड चीज़ में। नाउ सेमी हार्ड में 45% वाटर होता है एंड सॉफ्ट में 50 to 80% वाटर होता है। नाउ अब हार्ड की कैटेगरी में यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल राइपनिंग होती है एंड मोल्ड राइपनिंग होती है। बैक्टीरियल राइपनिंग अगर की जा रही है तो इसे शेडार चीज़ बोलते हैं एंड यहाँ पे मोल्ड राइपनिंग से स्टिल्टॉन चीज़ बनती है। नाउ सेमी हार्ड में अगर हम बात करें तो इसमें भी अगेन बैक्टीरियल राइपनिंग एंड मोल्ड राइपनिंग है, जिसमें गोजा एडम चीज़ बनेगी एंड मोल्ड राइपनिंग से रॉकफोर्ड चीज़ बनेगी। नाउ यहाँ पे चीज़ राइपनिंग अगेन यहाँ पे बैक्टीरियल राइपनिंग है, मोल्ड राइपनिंग है एंड अनराइप्ड है। अगर बैक्टीरियल राइपनिंग है तो ये लिम्बर्गर है, और अगर मोल्ड राइपनिंग के बाद बनी है तो ये कैमेम्बर्ड चीज़ है एंड अनराइप्ड है तो कॉटेज चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात पता चल गई है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है जो वैराइटीज़ ऑफ चीज़ हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं इनके फ्लेवर के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग एंड टेक्सचर के अकॉर्डिंग, और ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ जो मिल्क यूज़ किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है एंड प्रोसेसिंग मेथड जो अडॉप्ट किए गए हैं, सॉल्ट्स एंड सीजनिंग जो ऐड करते हैं नाउ एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पीशीज़ जो भी राइपनिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। नाउ यहाँ पे देखिए जो चीज़ है वो क्लासिफाइड होती है एज हार्ड, सॉफ्ट डिपेंडिंग ऑन देयर मॉइस्चर कंटेंट, जैसा कि अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन टेबल में देखा, क्लासिफिकेशन चार्ट है एक्चुअली। तो एंड जो यहाँ पे जो राइपेंड होते हैं बैक्टीरिया से या तो फिर मोल्ड से या तो फिर अनराइप्ड होते हैं। ओके, तो हमने ये सारी कैटेगरीज देख ली हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, चीज़ प्रिपरेशन पे मूव करते हैं। ओके, तो नाउ चीज़ का प्रिपरेशन भी हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोग चीज़ यूज़ करते हैं, चीज़ को खाते हैं, तो ये कैसे बन रही है इसकी प्रिपरेशन भी देखते हैं। नाउ कर्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले कर्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, होल मिल्क होता है, उसको 31 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक लाते हैं, और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग स्टार्टर कल्चर होता है यानी जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसको कल्चर कहते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग स्टार्टर कल्चर होता है और जो रिक्वायर्ड कलरिंग मैटर होता है ये सब ऐड किया जाता है। एंड आफ्टर एंड अबाउट 30 मिनट्स टू द माइल्डली एसिडिक मिल्क रेनिन सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है। ओके, फिर उसको स्टिरिंग की जाती है एंड इससे 30 मिनट्स के लिए कर्ड के लिए सेट कर दिया जाता है। ओके, देन यहाँ पे कर्ड फॉर्मेशन हो गया। नाउ कर्ड की कटिंग की जाती है। अब यहाँ पे कर्डलिंग होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। नाउ जो कर्ड होती है उसको स्मॉल क्यूब्स में कट करते हैं, इसमें से वे का रिमूवल हो जाता है फ्रॉम द स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि स्मॉल होता है तो यहाँ से वे का रिमूवल भी ईजी होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, और जो कर्ड होती है वो डिफरेंट साइज्ड क्यूब में कट हो जाती है। ओके, नाउ कर्ड कुकिंग में है कि जब इसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और इसको जो टेम्परेचर है उसको हेल्ड करते हैं फॉर 45 मिनट्स, तो इस पीरियड में जो कर्ड होती है वो स्टिर्ड होती है और स्टिर कर दी जाती है और ये मैटिंग को प्रिवेंट कर देती है। नाउ नेक्स्ट है कर्ड ड्रेनेज। अब कर्ड का ड्रेनेज होता है, नाउ जो हीटिंग होती है ये वे को क्यूब से स्क्वीज़ कर देती है एंड जो हीट है वो इंक्रीज़ कर देती है रेट ऑफ एसिड प्रोडक्शन, और जो कि क्यूब्स जो होते हैं कर्ड के उसको श्रिंक कर देते हैं। ओके, श्रिंकिंग हो जाती है उसमें। नाउ जो वे है वो ड्रेन्ड ऑफ कर दिया जाता है एंड कर्ड को मैट पे सेट कर दिया जाता है। नाउ शिडारिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है शिडारिंग में, अब जो होता है प्रोसेस इसको कहते हैं शिडारिंग। तो इसमें कटिंग है एंड मैटेड जो कर्ड होती है इसको ब्लॉक में टर्न कर देते हैं एंड 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल होता है एंड देन इस ब्लॉक की पाइलिंग कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर ऑन वन अनदर।
नाउ अब शिडारिंग प्रोसेस में या इस ऑपरेशन में 2 आवर्स का टाइम लगता है। एसिड फॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहता है एंड जो शिडार्ड कर्ड होती है उसको कर्ड मिल में पास करते हैं एंड देन इसके जो स्लैब्स होते हैं उसको स्ट्रिप्स में पतली पतली या जो भी इनकी जो डिज़ायरेबल स्ट्रिप्स होती हैं उसमें कट कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं ओके यहाँ पे शिडारिंग ऑफ चीज़ हो रही है। स्टील मैश है और इसका स्टील मैश पे इसलिए रखा है जिससे कि जो भी इसका बचा हुआ रिमेनिंग जो वे है वो इससे ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके एंड सिर्फ सॉलिड जो पोर्शन है वही रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है सॉल्टिंग द कर्ड। तो कर्ड की सॉल्टिंग करेंगे। नाउ कर्ड सॉल्टिंग में क्या होगा, जो वे है वो एलिमिनेट कर लिया जाता है इस प्रोसेस में एंड जो सॉल्ट है वो ऐड कर दिया गया और एडेड टू ड्रॉ वे आउट ऑफ द कर्ड। जो भी वे ड्रॉ आउट हुआ है कैसे, ऑस्मोसिस से। एंड ऑल्सो ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है। सॉल्ट जो स्पॉइलेज है ऑर्गेनिज्म का उसको डाउन करता है, उसको धीमा कर देता है और फ्लेवर्स को ऐड करता है। ओके नाउ अब यहाँ पर जो है वो प्रेसिंग है। तो प्रेसिंग में यहाँ पे जो चीज़ क्यूब्स होती हैं उनको प्रेस कर देते हैं और प्रेशराइज करके उसको प्रेस कर दिया एंड ये ओवरनाइट के लिए किया जाता है। ओके तो ये काम ओवरनाइट के लिए किया जा रहा है एंड अब यहाँ पे जो प्रेसिंग होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, वो फाइनल मॉइस्चर कंटेंट जो है फिनिश प्रोडक्ट का उसको डिटरमाइन कर रही है। एंड देन जो चीज़ होती है वो राइपेंड हो जाती है फ्रॉम 60 डेज़ के एंड फ्रॉम 60 डेज़ टू 12 मंथ्स, यानी 60 डेज से ले करके 12 मंथ तक इसको राइपन किया जाता है और ये डिपेंड करता है ऑन दी स्ट्रॉन्ग या फिर माइल्ड फ्लेवर चीज़ जो भी रिक्वायर्ड होता है। ओके नाउ राइपनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो राइपनिंग में यहाँ पे जो राइपनिंग होती है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस जो हैं टेम्परेचर के उनके अंडर होती है एंड ह्यूमिडिटी फॉर द वैरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। ओके उसमें जो टाइम पीरियड है वो वैरी करता है और ये चीज़ को ईजिली डाइजेस्टेबल बनाता है। और इस प्रोसेस में जो चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम ब्लैंड जो है एक ब्लैंड टफ रबरी मास से एक फुल फ्लेवर्ड सॉफ्ट प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाती है। ओके नाउ अब राइपनिंग प्रोसेस में जो रेनिन होती है वो स्प्लिट करती है प्रोटीन को, जो भी चीज़ के अंदर प्रोटीन है उसको स्प्लिट कर रही है इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। यहाँ पे इसने अपना एक्शन किया रेनिन ने और प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड में। नाउ अब यहाँ पे जो एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से इस पे जो भी एक्शन किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और जो दूसरे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं ओके लाइक एमिनो एसिड्स हैं, एमाइन हैं, फैटी एसिड्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड कीटोन्स, वो एक इसको कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे ये इसका जो विटामिन बी होता है ओके वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन विटामिन बी विटामिन्स, तो विटामिन बी का भी इंक्रीज़ है राइपनिंग में। एंड जो राइपनिंग होती है वो कुकिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रही है और जो डिस्पर्सिबिलिटी है उसे इंक्रीज़ कर रही है, जिससे कि प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से डिस्पर्सिबल हो जाता है। ओके एंड जो भी इसका फैक्टर है और ये क्या होता है, ये जो ब्लेंडिंग होती है चीज़ की इसको भी इजी करती है विद अदर फूड इंग्रेडिएंट्स। नाउ जो टाइप ऑफ स्टार्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं और कंट्रीब्यूट करने के लिए इसके फ्लेवर को एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चीज़ जो है। ओके नाउ तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है जो चीज़ होता है उसका जो लिमिटेड कीपिंग क्वालिटी होता है एंड इसको रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड होता है, रेफ्रिजरेशन करना होता है इसका और इसे कोल्ड एंड ड्राई प्लेस पे रखना होता है और इसको रैप करते हैं वैक्स पेपर में या फिर मेटल फॉइल में इसको रैप करके रखते हैं। नाउ निसिन एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है चीज़ में बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ चीज़ स्टार्टर ऑर्गेनिज्म। ओके तो जो निसिन है ये क्या होता है, चीज़ स्टार्टर ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये जो क्लॉस्ट्रीडिया होते हैं, कुछ क्लॉस्ट्रीडिया जो हैं बैक्टीरिया उनको इनहिबिट कर देता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो जो निसिन है वो एक बायो प्रिजर्वेटिव है इस तरीके से एंड ये जनरली रिकॉग्नाइज्ड होता है एज सेफ। ओके तो जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ को हम लोग ग्रास भी बोल सकते हैं। नाउ कुकिंग क्वालिटी में जो हाइड्रोलिसिस है प्रोटीन का और ये जो प्रोटीन है हम लोग चीज़ प्रोटीन की बात कर रहे हैं,
तो जो चीज़ प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस है वो राइपनिंग में होती है, एंड जो कुकिंग क्वालिटी है शिराज चीज़ की वो नॉर्मल फैट कंटेंट को इम्प्रूव करती है एज जो प्रोडक्ट होता है प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑल्सो कुकिंग क्वालिटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो चीज़ है हाई मॉइस्चर कंटेंट की वो सुपीरियर कम होती है कंपेयर टू द लो मॉइस्चर ऑफ चीज़। नाउ अब जो फैट कंटेंट है वो लो होता है एंड जो टेंडेंसी है मैट फॉर्मेशन की वो एक्सेजरेट हो जाती है। नाउ अब यहाँ पे जो फैट है नॉर्मल सैंपल की वो मेल्ट हो जाती है ड्यूरिंग द कुकिंग, और ये कंसिस्टेंसी को कंट्रीब्यूट करती है और टेंडरनेस जो है हीटेड प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज़ करती है। एंड प्रीवेंट और ये क्या करती है, ये जो प्रोटीन मास कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होता रहता है इसको भी प्रिवेंट करती है कि कंटिन्यूअस इसका प्रोडक्शन ना हो। नाउ अब यहाँ पे जो कुकिंग क्वालिटी है प्रोसेस चीज़ की वो बेटर होती है दैन द नेचुरल चीज़ कॉटेज चीज़। ओके, तो ये जो कुकिंग क्वालिटी है वो बेटर होती है, और प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ कीपिंग जो फैट को कीप नहीं इमल्सिफाइड नहीं रखते हैं सिर्फ, बल्कि ये इसकी एल्केनिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं, और जो कि इंक्रीज़ करती है इसकी सॉल्युबिलिटी को, यानी कैसीन की जो कि प्रोटीन है उसकी सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। ओके, तो जो कैसीन होती है ये सॉल्युबल जो होती है इसको रेंडर करती है, जो इसकी सॉल्युबल वाली क्वालिटी होती है। ओके, एज कैसीन इज रेंडर्ड मोर सॉल्युबल इट इज़ लेस लाइकली टू बी टफ, तो अब ये टफ नहीं हो पाती है और ये फर्म स्ट्रिंग जो है वो कुकिंग पे नहीं बना पाती है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो पॉसिबिलिटी होती है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो एजिंग है एंड जो एडिशन ऑफ एमल्सिफाइंग सॉल्ट है वो कुकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोटीन को मोर सॉल्युबल बना देता है। ओके, नाउ अब पनीर की बात कर लेते हैं। तो पनीर है, पनीर को हम लोग पनीर भी खाते हैं, तो पनीर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ओके, ये भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है। तो जो पनीर होती है तो अनराइप्ड चीज़ को ही पनीर कहते हैं, यानी कि जब चीज़ को राइपन नहीं किया जाता है तो ये पनीर कहलाती है। और जो पनीर होती है वो घर पे बाई एडिंग कर्ड टू बॉइलिंग मिल्क, अब कर्ड को अगर बॉइलिंग मिल्क में ऐड कर दिया जाए तो भी पनीर बना सकते हैं। और जब रेनेट स्टमक जो कि जो रेनेट टैबलेट है ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, और ये जो गोट का स्टमक होता है वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है और इसको एज अ कोगुलेंट यूज़ किया जाता है। ओके, और इस कोगुलेंट को चीज़ मेकिंग में यूज़ किया जाता है, और जो चीज़ होती है इस तरीके से जो बनती है वो सुरती पनीर कहलाती है। नाउ ये क्यों सुरती पनीर कहलाती है? क्योंकि ये सूरत में और मुंबई में ज़्यादा बनती है। नाउ जो सॉफ्ट चीज़ होती है उसको ऑर्डिनरी पनीर कहते हैं, ये बुफैलो मिल्क से बनती है, और इसमें जो बेरीज होती हैं विथियाना कॉग्युलस उसको यूज़ किया जाता है एज सोर्स ऑफ कोगुलेटिंग एंजाइम्स। ओके, ताकि वो ये जो एंजाइम है ये कोगुलेशन का प्रोसेस कर सकता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए कर्ड की बात कर लेते हैं। पनीर बनाना आपने सीख लिया, सब लोग घर में पनीर बनाते भी हैं, लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे पनीर बनाने की बात हो रही है। नाउ यहाँ पे देखिए जो कर्ड है वो क्या होती है, इंडिया का मोस्ट कॉमन यूज्ड मिल्क प्रोडक्ट है, और 7% मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कर्ड में यूज़ होता है। नाउ जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ऑलमोस्ट सेम होती है कर्ड मेकिंग में, एंड जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बेटर होती है ऑर्डिनरी मिल्क से, यानी कि ये मोर डाइजेस्टेबल है अगर हम मिल्क के से कंपैरिजन करें तो। एंड कैल्शियम फॉस्फोरस कंटेंट जो कर्ड का होता है वो मोर इजली एसिमिलेट हो जाता है। कर्ड में ज़्यादा विटामिन होते हैं, विटामिन बी होते हैं दैन द मिल्क। नाउ अब जो कर्ड फॉर्मेशन होता है ऑफ द लैक्टोज ऑफ मिल्क वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो एसिड कर्डल करता है मिल्क को, जो मिल्क की प्रोटीन होती है। नाउ जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो कोलेस हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड जो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है कर्ड फॉर्मेशन में वो लैक्टोबैसिलस ग्रुप से बिलोंग करता है और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एल कैसाई, एल ब्रेविस एंड एल बल्गैरिस एंड एस लैक्टिस एंड एस थर्मोफिलस। ओके, नाउ जो स्टार्टर कल्चर है वो उसमें लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ओके, नाउ जो स्टार्टर्स होते हैं इसमें यीस्ट होता है, मोल्ड होता है एंड गैस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कर्ड की क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं। एंड यहाँ पे जो कर्ड होता है वो यहाँ पे जो
कर्ड के लिए जो मिल्क होता है उसको बॉयल कर लेते हैं, जिससे कि जो इसके वेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो इसका बॉडी टेम्परेचर होता है वहाँ तक इसको कूल किया जाता है स्टार्टर को, एंड देन 10 ml पर लीटर वो ऐड कर दिया जाता है। यानी 1 ml में 10 लीटर 1 लीटर में पर 10 ml जो है आपका वो स्टार्टर ऐड होगा। ओके, नाउ जो लेसर क्वांटिटीज़ होती हैं वो नीडेड होती हैं समर में। अगर मौसम गर्म है, समर का सीज़न है, तो जो स्टार्टर है वो कम लेंगे। ओके, एंड जो 6 to 8 आवर का टाइम होगा और जो एसिडिटी होगी वो 0.9 to 1% हो एसिड वो फॉर्म होगा। नाउ अब जो पीएच होती है वो ड्रॉप हो जाती है, तो जो केसीन प्रोटीन होती है वो कोगुलेट कर जाती है एंड कर्ड सेट हो जाती है। नाउ जो कर्ड है उसको प्रिपरेशन ऑफ जो कढ़ी है, रायता है, लस्सी है, श्रीखंड है, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एंड जो योगर्ट है उसमें जो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं कर्ड, वो एक वैरायटी है कर्ड की। योगर्ट इज़ ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ अ कर्ड। तो जो होल लो फैट एंड स्किम मिल्क्स होते हैं एंड इवन जो क्रीम होती हैं उसको भी योगर्ट मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑफन अक्सर ही जो नॉन फैट ड्राई मिल्क सॉलिड्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। कॉर्न स्टार्च, जिलेटिन, एनाटो एंड सुक्रेलोज एंड सिट्रिक एसिड्स वो भी ऐड किया जाता है। और यहाँ पे जो फॉलिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है। एंड फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें फॉलिक एसिड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। और जो प्रोडक्शन है योगर्ट का, इसमें क्या होता है, एक जो मिक्स्ड कल्चर होता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस एस्ट्रोफिलस, ये यूजुअली पास्चराइज्ड मिल्क में ऐड कर दिया जाता है। एंड इसको 42 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्यूबेट कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो योगर्ट है जो मार्केटेड होती है इनमें कॉर्न स्टार्च, जिलेटिन, विटामिन ए, पामिटेट, विटामिन D3, एनोटो, सुक्रोलोज, बाइफिडोबैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड एंड स्वीटेंड फ्रूट का एडिशन किया जाता है। एंड जो योगर्ट है उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस जो लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो फर्मेंटेशन है वो लोअर करता है लैक्टोज कंटेंट को बाई दी 20 to 30%। ओके, तो फर्मेंटेशन से जो लैक्टोज कंटेंट है वो 20 to 30% लोअर हो जाता है, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड बाय चर्निंग कर्ड एंड रिमूविंग बटर मिल्क ऑब्टेन कर दिया जाता है। ओके, तो आप अगर कर्ड को चर्न कर रहे हैं तो इसका बटर है वो रिमूव हो जाता है एंड बटर मिल्क ऑब्टेन होता है। नाउ इसे बेवरेजेस में यूज़ किया जाता है फॉर क्वेंचिंग थर्स्ट। एंड पाउडर्ड मिल्क बटर मिल्क को स्प्रे ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड मैचिन कॉफ जो ने पॉस्टुलेट किया था कि दैट जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं योगर्ट फर्मेंटेशन में, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये सप्रेस करते हैं प्यूट्रीफैक्टिव टाइप फर्मेंटेशन को। ओके, और ये जो फर्मेंटेशन होता है वो इंटेस्टिनल फ्लोरा का होता है ना। जो फर्मेंटेड मिल्क होता है उससे रिपोर्ट किया गया है कि ये यूज़फुल होता है ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायबिटीज़ एंड हाइपर कोलेस्टेरिया में। नाउ श्रीखंड, तो श्रीखंड देखते हैं। तो श्रीखंड क्या है, ये अदर वैरायटी है, ये अदर प्रोडक्ट है आपका जो फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट बनता है उसमें। अब यहाँ पे जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ये, एंड ये जो दही कंसनट्रेटेड दही है उसको उसमें से वे को जब रिमूव कर देते हैं एंड इसमें शुगर, फ्लेवर एंड कॉन्डिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो श्रीखंड बनता है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ केफिर। तो केफिर में ये क्रीमी फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है और ये इस ईस्टर्न यूरोप से ओरिजिनेट हुआ है। एंड इस जो केफिर मेकिंग होती है इसको कैसे बिगिन करते हैं, इसमें जो केफिर के जो ग्रेन्स होते हैं उसमें यहीं से उसका फॉर्मेशन बिगिन होता है, शुरू होता है। नाउ इसमें कॉम्पोजिट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं एंड यीस्ट होते हैं और ये एक दूसरे से एक पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स में बाउंड रहते हैं। ना जो केफिर है इसमें मेजर स्ट्रेन्स ऑफ प्रोबायोटिक्स होते हैं लाइक आपका एल कैनकेसस है एंड ल्यूकोनोस्टॉक एस्ट्रोबैक्टर स्पीशीज़ हैं एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं एंड जो बेनिफिशियल यीस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जब कैफे ग्रेन को मिल्क के साथ ऐड किया जाता है तो एक यूनिक फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि मिल्क को केफिर में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट है। मिल्क सब्स्टिट्यूट्स में हमारे पास है जो वेजिटेबल फैट
कॉफ़ी वाइटनर्स होते हैं वो नॉन डेयरी फैट्स या ऑयल को मिल्क सॉलिड के साथ कंबाइन करके बनाए जाते हैं। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, इमल्सिफायर, कैरोटीन, विटामिन डी ऐड की जाती है और ये पॉइस्चराइज्ड होते हैं, होमोजेनाइज्ड होते हैं, फिर पैक किए जाते हैं। नौ सोयाबीन मिल्क एंड ग्राउंड नट मिल्क को सब्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी पॉइस्चराइज्ड होते हैं एंड होमोजेनाइज्ड होते हैं। उसके बाद ये मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं। नाउ ऑफकोर्स जो मिल्क होता है वो रियल सब्स्टिट्यूट उसका कुछ नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट यहाँ पे जो कि इंटॉलरेंस जिनके अंदर होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उनके लिए ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ओके, नाउ टोफू ये क्या होता है? फर्मेंटेड फूड जो होता है टोफू, और ये सोयाबीन से बना होता है और इसको चीज़ की तरह सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चीज़ से इसको रिप्लेस करके खा सकते हैं ना, और इसमें फ़ैट लोअर होती है एंड कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है ना। फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, तो फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क में यहाँ पे मिल्क एंड कर्ड है, ये देख लेते हैं। तो देखिए जो रिसर्चेस हैं वो सपोर्ट करती हैं कि जो डेयरी फूड्स हैं, ओके, यहाँ पे जो भी डाइट है इसमें हाई होती है एंड यहाँ पे तो ऐसे लोग जिनमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होती है, तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो उनका डाइट है वो डेयरी फूड के में हाई होना चाहिए। ओके, ऐसा सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिसर्चेस आई हैं जो इस एविडेंस को सपोर्ट करती हैं। ओके, नाउ जो कैल्शियम होता है वो बायोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं और जो बायोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं और इसमें कुछ अनआइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स भी होते हैं होल मिल्क में जो कि हाइपरटेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक योगर्ट है, कर्ड है एंड प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं। ओके, और जो नेचुरली अकरिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं और फूड में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्टिव कल्चर्स जो होते हैं वो लाइव कर्ड में प्रेजेंट हैं और जो जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है एंड ये बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। कर्ड रेट ऑफ इन्फेक्शन को वो कम करती है। ओके, विद एन इनटेक ऑफ 250 ग्राम, अगर 250 ग्राम अगर कर्ड इनटेक की जा रही है बाय द इंक्रीजिंग गामा इंटरफेरॉन, ये गामा इंटरफेरॉन को इंक्रीज़ कर देता है। ये गामा इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होती है जो कि वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और इम्यून सिस्टम को असिस्ट करती हैं इन फाइटिंग जर्म्स। नाउ अब यहाँ पे जो इंसिडेंस होता है डेंटल कैरीज़ का, ओके, वो भी रिड्यूस हो जाता है विद द इनटेक ऑफ कर्ड, और इवन जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल होते हैं वो भी इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं मिल्क एंड कर्ड की जो सभी को पता होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, जो रोल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है कुकरी में, इसको भी देख लेते हैं। तो इन कुकरी ये क्या करता है? न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डाइट को इंक्रीज़ करता है, लाइक मिल्क शेक, प्लेन मिल्क एंड फ्लेवर्ड मिल्क, चीज़ टोस्ट। नाउ मिल्क वो टेस्ट एंड फ्लेवर को प्रोडक्ट में डालने पे ऐड कर देता है। नाउ यहाँ पे पायसम है, टी है, कॉफ़ी है। इट एक्ट्स एज अ थिकनिंग एजेंट। ओके, अगर स्टार्च के साथ यूज़ किया जाए तो थिकनिंग एजेंट है। वाइट सॉस एंड क्रीम सूप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। नाउ मिल्क को डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम, पुडिंग्स एंड कर्ड और बटर मिल्क को लिवनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द टेक्सचर। ढोकला, भटूरा बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ कर्ड को मैरिनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें चिकन को मैरिनेट करते हैं एंड मीट को मैरिनेट करते हैं। कर्ड को सोरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल रवा डोसा, ड्राई कर्ड चिलीज़ बनाते हैं। ना खोवा को बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है कैरेट हलवा में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हलवा में आप ये खोवा का यूज़ कर सकते हैं। ना मिल्क एंड जो कर्ड ये शेल्फ लाइफ जो होती हैं प्यूरीज़ की उसको इंक्रीज़ कर देती हैं और उसको बेटर प्रिजर्व करती है जब इसका डो मिल्क या कर्ड के साथ मिक्स किया जाता है। एंड ये ब्राउनिंग ऑफ जो होती है वेजिटेबल्स में इसको प्रिवेंट करता है, लाइक बटर मिल्क को ब्राउनिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है व्हेन प्लांटेन स्टेम इज कट। नाउ एंड जो वैरायटी है डाइट की, लाइक बटर मिल्क सांभर है, एवल एंड मटर पनीर ये बनाने में यूज़ होता है। एंड चीज़ को गार्निशिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, मिल्क को क्लैरिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं शुगर सिरप में। नाउ सॉल्टेड बटर मिल्क को क्वेंचिंग थर्स्ट को बुझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे
जो मिल्क है वो यहाँ पे जो पॉइंट्स कुछ मिल्क को यूज़ करने के टाइम पे रिमेंबर होने चाहिए या कुकरी में यूज़ करने के टाइम पे पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ स्कॉर्चिंग, तो बहुत ही थिन वेसल या बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर करते हैं तो हीट करते हैं तो मिल्क स्कॉच कर जाता है। ओके, नाउ तो डबल बॉयलर या फिर डबल बॉयलर का यूज़ करें या तो फिर इसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना चाहिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो प्रिवेंशन है कर्डलिंग का जो है उसको देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग ऑफ बटर मिल्क सांबर, तो जो बंगाल ग्राम फ्लोर है या फिर राइस फ्लोर है, इसे कर्डलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ऐड करते हैं। तो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो कैसीन को होल्ड कर लेता है, वो सस्पेंड हो जाती है एंड फिर कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग इन फ्रूट मिल्क बेवरेजेस, तो देखिए जो फ्रूट है और मिल्क है वो कूल होता है थॉरली और हाई टेम्परेचर पे, तो जो कर्डलिंग होती है उसमें फ्लेवर को ऐड करता है, सॉरी जो कर्डलिंग होती है उसको फेवर करता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग इन फ्रूट कस्टर्ड, तो यहाँ पे जो राइप या फिर केंड फ्रूट्स होते हैं या फिर सो फ्रूट होते हैं लाइक ग्रेप्स, पाइनएप्पल, इनको कस्टर्ड को कर्डल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ रॉ पाइनएप्पल में ज़्यादा ब्रोमेलिन होती है और इसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है। एंड जो प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग इन एवियल, तो देखिए ये जो फ्रेश कर्ड होती है उसको यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, और ये एसिडिटी को इंक्रीज़ करती है, फ्लेवर को कर्डल करती है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग इन जैगरी पायसम, तो जैगरी पायसम में ये क्या करता है, जैसे कि फायर से रिमूव करते हैं वैसे ही सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो मिल्क को कर्डल कर सकता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कर्डलिंग इन टोमेटो सूप, तो इसको जो टोमेटो जूस है वाइट सॉस के साथ ऐड करके यूज़ किया जा सकता है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ ओवर बॉइलिंग, इसे अगर स्टिर करते रहें हम लोग मिल्क को तो मिल्क कुकर में, तो फिर प्रिवेंशन हो सकता है बॉइलिंग का। नाउ यहाँ पे जो प्रिवेंशन है ऑफ स्कम फॉर्मेशन, इसको कैसे कर सकते हैं, नाउ पैन को कवर कर सकते हैं, स्टिर कर सकते हैं एंड जो मिल्क कुकर है उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसमें विप्ड क्रीम ऐड करके इसकी स्कम फॉर्मेशन को हम लोग रोक सकते हैं। एंड अगर पनीर बनाया गया है घर पे तो जो वे वाटर है उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उसको जो चपाती या फिर डो जो हम लोग बनाते हैं चपाती का उसमें यूज़ कर सकते हैं, और एज़ पार्ट ऑफ वाटर इन मेकिंग पुलाव, पुलाव बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और इसको करी में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो पनीर होती है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए आज ये जो मिल्क एंड प्रोडक्ट्स वाला जो भी चैप्टर है, जो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही थी वो आज यहाँ पे एंड हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।